प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को किया संबोधित। कहा, अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका होगी बहुत महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर। राष्ट्रपति ने जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान का किया उद्घाटन। 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की भी रखी आधारशिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियोम पुल का किया उद्घाटन। सियांग से ही रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन की 27 अन्य परियोजनाओं का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। राहुल गांधी और कमल हासन के इंटरव्यू पर भाजपा का पलटवार। कांग्रेस की भावना को देश विरोधी बताते हुए भाजपा प्रवक्ता ने ये कहा, राहुल गांधी भ्रमण करते हुए हो गए हैं भ्रम का शिकार। और खेल की खबरों में रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने रचा इतिहास। पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले बने पहले गेंदबाज। उनादकट की धारदार गेंदबाजी के आगे दिल्ली 133 रनों पर ढेर। और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में टीम इंडिया करेगी 2023 के अभियान की शुरुआत। साल की पहली T20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या के पास है टीम की कमान। नमस्कार, इस वक्त तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर में हूं प्रकाश और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने नागपुर स्थित विश्वविद्यालय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज में आयोजित हो रही 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी में डेटा और तकनीक दोनों के विश्लेषण पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत किस तरह विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और बीते 8 साल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में साल 2015 के 81वें स्थान से छलांग लगाकर 40वें स्थान तक पहुंच गया है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान की खोज लोगों के जीवन से सीधे जुड़ी होनी चाहिए और उसका पूरा प्रयास लैब से लैंड तक, रिसर्च से रियल लाइफ तक के सफर पर होना चाहिए। जब साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से गुजरता है तो उसके मन में यही सवाल रहते हैं कि क्या इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा या उनकी खोज से विश्व की जरूरतें पूरी होगी। साइंस के प्रयास बड़ी उपलब्धियों में तभी बदल सकते हैं जब वो लैब से निकलकर लैंड तक पहुंचे, जब उसका प्रभाव ग्लोबल से लेकर ग्रासरूट तक हो, जब उसका विस्तार जर्नल से लेकर जमीन तक हो, जब उससे बदलाव रिसर्च से होते हुए रियल लाइफ में दिखने लगे। साथियों, जब साइंस की बड़ी उपलब्धियां एक्सपेरिमेंट से लेकर
लोगों के एक्सपीरियंस तक का सफर तय करती है, तो इससे एक अहम संदेश जाता है। ये बात युवाओं को बहुत प्रभावित करती है। वहीं प्रधानमंत्री ने मानवता पर बढ़ते महामारियों के संकट को देखते हुए अनुसंधान को बढ़ावा देने और आपसी समन्वय को बढ़ावा देने की ओर कदम उठाए जाने पर भी जोर दिया। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब मानवता पर नई नई बीमारियों का संकट मंडरा रहा है। हमें नए वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। जैसे आज हम बाढ़ या भूकंप जैसी त्रासदियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहते हैं, उसी तरह हमें इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस के जरिए समय रहते बीमारियों की पहचान करनी होगी और उससे निपटने के उपाय करने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके बारे में भी आप सभी मेरे साथी भलीभांति जानते हैं। और नागपुर में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दुनिया भर से कई वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री ने उनके वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता शिशिर सेलार ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शुरुआत जो है नागपुर में हो चुकी है। नागपुर में इस वक्त जो इसका बड़ा समापन होगा। आने वाले 5 दिनों तक जो है दुनिया भर से देश के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स यहाँ पर आएंगे, एक छत के नीचे आएंगे और कई विषयों पर जो है बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया और कुछ बातें स्पष्ट की इसमें। इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है प्रोफेसर सूद सर। जिस प्रकार से हमने देखा है कि साइंस की बात करें तो भारत इस वक्त अगर देखा जाए काफ़ी तवज्जो दे रहा है इस बात को, खासतौर पर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को। इस प्रकार का आयोजन इंडियन साइंस कांग्रेस कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? ये विज्ञान का महोत्सव है। इससे सारे लोग साथ आते हैं, एक साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास होता है एंड ऑल्सो अटेंशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस बार अगर आप अपना थीम देखिए, सस्टेनेबिलिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट। प्रधानमंत्री ने एक बात स्पष्ट की, आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार के साइंस की इस वक्त वैल्यूज है या फिर हम काम कर रहे हैं उसको और इनकलकेट करने की जरूरत है, क्योंकि इसका फायदा आने वाली पीढ़ी को होगा। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? किस प्रकार से यूथ में जो है और जागृति लाई जाए, उनको और सजग बनाया जाए साइंस को लेकर? यूथ की बिना साइंस आगे नहीं बढ़ेगा। यूथ में जब इंटरेस्ट आएगा तभी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आएंगी। अगर आप उसको सर्कुलर इकोनॉमी ले लीजिए, आप न्यू टेक्नोलॉजीज ले लीजिए, जो आज प्रधानमंत्री जी ने वही कहा, इन सब में बिना यूथ के इन्वॉल्वमेंट में नहीं हो सकता। आप स्वयं एक प्रधान सलाहकार है, साइंटिफिक एडवाइजर है, तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे, कौन से ऐसे बिंदु होंगे जो भारत को उस पर फोकस करने की जरूरत होगी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने वाले समय में? सारे मिनिस्ट्री को मिलाकर एक वन हेल्थ मिशन बना रहे हैं, जिससे हमें पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस आएगी कि हमें क्या क्या करना है भविष्य में, और ये देखना है कि हम कैसे एक दुनिया के लीडर के रूप में उभरें। कोई भी ऐसा कभी विपत्ति आए तो हम तैयार रहें। हमसे बात करें, धन्यवाद सर। खासतौर पर जो बिंदु अपने विषय उठाए उसके लिए। तो जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 108वां भारतीय कांग्रेस का ये सत्र शुरू हो चुका है और यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि कई सारे वैज्ञानिक आएंगे और साथ साथ एक्सपर्ट आएंगे और वो नए आयाम खोले जाएंगे विज्ञान के क्षेत्र में जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। शिशिर सेलार, डीडी न्यूज, नागपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया। सियोम नदी पर बना 100 मीटर लंबा सियोम पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल है, क्योंकि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में सैन्य रणनीतिक लाभ भारत को देगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ विजन और न्यूटेक हैंडबुक के विमोचन के साथ साथ सीमा सड़क संगठन की 27 अन्य परियोजनाओं का भी वर्चुअल उद्घाटन किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीआरओ द्वारा निर्मित श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि हाल में बीआरओ ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है वो सराहनीय है। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना सरकार की प्राथमिकता में है ताकि वहां रहने वाले लोगों के विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना विकसित हो सके। पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है ताकि वहां रहने वाले लोगों को विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति एक विश्वास की भावना भी विकसित हो सके। और साथ ही रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के सुधार से जुड़ी योजनाओं की तारीफ की और कहा कि सैन्य बलों के लिए ये परियोजनाएं लाभकारी साबित होंगी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों में रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये सभी प्रोजेक्ट हमारी सेनाओं तक राशन और मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। और इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इन परियोजनाओं से संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर उभरता है कि ये सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छा एक मैसेज ये कन्वे कर रहा है। केवल इन प्रोजेक्ट से केवल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का ही नहीं बल्कि इससे ये भी प्रूफ होता है कि केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हमारे जितनी भी जो हिमालयन बेल्ट है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में कोई भी चूक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। और यहां पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज जयपुर में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर उनके साथ राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में निर्मित संविधान उद्यान पार्क का मुआयना भी किया। राष्ट्रपति ने राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली की वर्चुअल शुरुआत भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखी।
राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में राजस्थान के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों के सदस्यों से मुलाकात करेंगी और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर एक राष्ट्रीय अभियान के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ब्रह्मा कुमारीज साइलेंस रिट्रीट सेंटर सिकंदराबाद तेलंगाना का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगी और मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्म कुमारियों के ऑडिटोरियम और स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति कल पाली में स्काउट एंड गाइड के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी। और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में संविधान सभा में उन महिलाओं का जिक्र किया जिसने उस समय अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज संविधान सभा के उन 15 महिला सदस्यों का विशेष उल्लेख करना चाहती हूं, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पहले के समाज में अपनी पहचान बनाई तथा भारतीय इतिहास को स्वर्णिम योगदान दिया। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, ओमू स्वामीनाथन, हिंसाबेन मेहता, मालती चौधरी और बेगम एजाज रसूल जैसे महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर बड़े बड़े कार्य किए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान का लोकार्पण कर खुशी जताई। इस उद्यान के लोकार्पण समारोह में भाग लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इतने सुंदर और सूचनाप्रद संविधान उद्यान का परिकल्पना करना तथा इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी तथा इस कार्य से जुड़ी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। राजस्थान के सौर ऊर्जा उत्पादन को नेशनल ग्रिड में जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही 1000 मेगावाट वाली वेकिनार सोलर विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास हुआ। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी पर स्वावलंबन की दिशा में ये सर्वसम्मत महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए धन भेज रही है, लेकिन अगर राज्य सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी तो विकास अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा। अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दें और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। बिहार में चीजें खिसकती नहीं है। फिर भी हमने कहा है 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, मोदी जी ने दरभंगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए दे दिए हैं। बिहार सरकार ने 85 एकड़ जमीन हमको दे दी है। हमको 200 एकड़ चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होगी और उसको आगे बढ़ाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी सर्दी में भी जनता का मुझे सुनने आना इस बात को दर्शाता है कि जनता ने राज्य में सरकार बदलने का मन बना लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता को केवल और केवल भाजपा पर ही भरोसा है। इस गर्मी के साथ, इस गर्मजोशी के साथ यहां उपस्थित होना इस बात का सूचक है, इस बात को इशारा करता है कि आप सब लोगों ने वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का आह्वान करने का आपने संकल्प ले लिया। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भ्रमण करते समय भ्रम के शिकार हो गए हैं। वो लगातार भ्रम में पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया है।
चीन पर दिया गया उनका बयान ऐसा इंगित कर रहा है और भारत चीन के आगे नतमस्तक हो जाए। भारत की सेना का मनोबल गिराने के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का मनोबल गिराने का प्रयास करना यह आप क्यों कर रहे हैं? चीन से मिले चंदे के दान के एहसान की वजह से कर रहे हैं या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार के प्यार की वजह से कर रहे हैं? 4-5 देशों का नाम बता दो वो चीन के साथ खड़े हो। पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। भारत घूमने से नहीं, भारत को अनुभव करने से भारतीयता समझ में आती है। और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सेना और अब भारतीयों के सम्मान को गिराने का काम राहुल क्यों कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को गलत बयानबाजी की जगह देश हित में काम करने की सलाह दी। केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कोच्चि में फिशिंग हार्बर का दौरा करते हुए कहा कि मत्स्य पालन एक उभरता हुआ क्षेत्र है, बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले उन्होंने पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 8 वर्षों के दौरान मत्स्य क्षेत्र में 32,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि स्वतंत्रता के बाद पिछले 65 वर्षों के दौरान कुल निवेश 3,000 करोड़ रुपए था। केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के कोच्चि दौरे पर खास बातचीत की हमारी विशेष संवाददाता रमा त्यागी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि देश में 169 करोड़ के निवेश से मत्स्य पालन के 4 बंदरगाहों का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता है। प्रक्रिया में पीपीटी मॉडल लागू किया जाएगा। राज्य सरकार मछुआरों के कल्याण पर भी ध्यान दे रही है। सरकार के प्रयासों से कोरोना के बावजूद इस क्षेत्र से निर्यात में 32% की वृद्धि हुई है। यहाँ का जायजा लिया है, मीटिंग भी आपने ली, क्या कुछ आउटकम इसका निकल के आया और क्या कुछ कंसर्न्स भी ऑफिशियल्स ने बताए? ये फिशिंग हार्बर है, ये यूनियन बजट का हार्बर है। इस हार्बर में आज एक बैठक हम लिया। इस बैठक में चर्चा भी होगा। इस चर्चा में हम आज डिस्कशन किया, एक कंक्लूजन भी किया। इस कंक्लूजन क्या है, ये प्रोजेक्ट हम 23 दिसंबर के अंदर ये कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। करके ये डेडिकेशन के लिए आज हम टारगेट भी फिक्स किया। इसके बाद इसका कुछ फैसिलिटीज का इंक्लूड करना था, मेडिकल फैसिलिटीज इंक्लूड करने के लिए कुछ आज डिस्कशन भी होगा। कोई आज दिस नेट मेंडिंग यूनिट पीपल उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उनका रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे, क्या उनका न्याय दिलाने के लिए भी हम कोशिश करके ये फिशिंग हार्बर, ये मॉडर्नाइजिंग फिशिंग हार्बर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिशिंग हार्बर है, ये यूनियन बजट का फिशिंग हार्बर है। नॉट ओनली ये फिशिंग हार्बर, चेन्नई फिशिंग हार्बर भी, विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर एंड पारादीप फिशिंग हार्बर एंड महाराष्ट्र में एक और फिशिंग हार्बर भी हम ऐड किया। इस 5 फिशिंग हार्बर हमने एक साथ फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इमीडिएटली विद इन वीक और विद इन वेरी सून दिस वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट। मत्स्य पालन संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है और सरकार इन संभावनाओं को पूरी तरह से हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। चाहे वो पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन की बात हो, चाहे मछुआरों के वेलफेयर की बात हो। सरकार का कहना है कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज की जा रही हैं, जिससे कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी हो, मछुआरों को भी हो और इस क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी हो। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, केरला। वहीं कंझावला मौत मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने आज प्रेस वार्ता में ये बताया कि मृतका अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी।
हादसे के वक्त उसके साथ एक लड़की भी थी। हादसे के बाद वो मौके से चली गई। अब हमारे पास घटना का चश्मदीद गवाह है। उसका बयान 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि कुछ लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जो एक होटल में लड़कियों के साथ देखे गए थे। लड़कों का अलग कमरा बुक था और होटल स्टाफ ने उन्हें लड़की से बात करते देखा था। पुलिस ने इस घटना पर एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। सीसीटीवी फुटेज में मृतक के साथ के एक अन्य लड़की दिखी जो स्कूटी पर सवार थी। हादसे के वक्त वो मृतक के साथ थी। वो घायल हो गई और मौके से भाग गई, लेकिन मृतक का पैर कार में फंस गया, जिसके बाद उसे घसीटा गया। पुलिस द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में इस बात की पुष्टि होती है। वहीं दूसरी ओर होटल मैनेजर का दावा है कि वो दोनों लड़कियां बहस कर रही थी। तब नाइट वाले मैनेजर ने उनको कहा कि लड़ो मत। फिर वो नीचे जाकर लड़ने लगी। नीचे जब वो लड़ रही थी तो आसपास वालों ने भी उन्हें रोका, जिसके बाद वो स्कूटी पर बैठकर चली गई। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।